आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। यह है प्रवासी संदेश की खास पेशकश अपने लोग, जिसमें आपसे रूबरू है डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, जिनसे हम लंबी बातचीत करेंगे और जानेंगे ढेर सारी प्रेरणादायी बातें। डॉक्टर तिवारी MBBS की पढ़ाई के दौरान जेपी से प्रभावित हुए और उनके आंदोलन का हिस्सा बन गए। पढ़ाई पूरी कर मुंबई आए तो यहाँ राजनीति में सक्रिय हो गए। यूथ कांग्रेस में एक प्रखर वक्ता के रूप में पहचान मिली और पार्षद का चुनाव भी लड़े। ब्राह्मण समाज का संगठन चलाए और उत्तर भारतीय संघ में भी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल भारतीय सद्विचार मंच के जरिए जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। प्रवासी संदेश के संवाददाता शुभम पांडे ने की तिवारी जी से बात। आइए आप भी हो जाइए उनसे रूबरू। नमस्कार, प्रवासी संदेश के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम पांडे। हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात और अपने लोग में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्सियत से जो कभी एक दशक में राजनेता हुआ करते थे, नेता हुआ करते, लेकिन एक तरफा ऐसा आया कि अब वो समाज सेवा से ही इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, या यूँ कहें कि उनकी ज़िंदगी इस समय बीत रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम तिवारी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश को समय देने के लिए। ये बताइए कि समाज सेवा, ये हमने बहुत लोगों को देखा है समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करने से कितना सुकून मिलता है? समाज सेवा करने का एक अलग वो होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से समाज सेवा करते हैं। आप निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं, कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब किसी की हेल्प हो जाती है, किसी की मदद हो जाती है? नमस्कार। समाज सेवा शब्द छोटा है जी, लेकिन अगर देखने जाएंगे तो समाज सेवा का आयाम, उसका अर्थ और वो बहुत विस्तार लिए होता है। समाज सेवा की परिभाषा दो सत्रों में या दो पंक्तियों में नहीं कही जा सकती है। जी, समाज सेवा का मतलब मुरारी बापू जी कहते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। आप सत्यता के साथ समाज में उतरें समाज सेवा के लिए, प्रेम का आदान प्रदान हो और आपके मन में करुणा। करुणा किसके लिए? कुछ लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन कठिन होता है, दुरूह होता है। उनका मार्ग प्रशस्त करना, उनको किसी भी तरह की सहायता प्रदान करना, उनके साथ कदम से कदम मिलाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और उनको संबल देना, विश्वास देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये सब होता है। और समाज सेवा तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो भी समाज सेवा है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यों में जो बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो भी सामाजिक सेवा है। और मैं मानता हूँ, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड की एक किनारे पे खड़ा है और अगर दूसरे किनारे पे उसको दूसरी तरफ जाना है, अगर कोई व्यक्ति उसका हाथ पकड़ करके और इस पार से उस पार करे तो भी मैं उसको समाज सेवा मानता हूँ। तो समाज सेवा एक व्यापक अर्थ है। अपने आप को समर्पित करके, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने हित के समाज में लगे रहना, समाज के साथ हो जाना, समाज का हो जाना और समाज के बारे में सोचना, व्यक्तिगत हितों को बहुत दूर रख करके आगे बढ़ा जाए, वो समाज सेवा है मेरी निगाह में। अच्छा सर, ये आप बताइए कि आप भारतीय सद्विचार मंच है, उसके आप अध्यक्ष हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा आप उत्तर भारतीय संघ में भी उपाध्यक्ष के रूप में हैं। तो दोनों को किस तरह से आप संभाल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं जब दोनों के साथ इतना काम आता है? उसके अलावा आपके परिवार भी हैं, निजी काम भी होते हैं, तो इन सभी चीज़ों से समय निकाल कर समाज सेवा ये कैसे हो पाता है? मैं पेशे से डॉक्टर हुआ करता था जी, MBBS मैंने किया, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैं MBBS किया। जी, और MBBS करने के बाद मेरा चूँकि मुंबई में बहुत पहले से पारिवारिक बिजनेस रहा है, डेयरी फार्म का, पिताजी यहाँ संभालते थे, जी, तो मैं मुंबई आ गया। और चूँकि मैं जब बिहार में जब स्टूडेंट था, छात्र था, तो मैं JP मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। जी, तो वो एक मेरे अंदर थी कि समाज के लिए जयप्रकाश जी इतना कुछ कर रहे हैं, हम छात्रों का, और ख़ास तौर पे JP मूवमेंट पहले छात्रों का ही आंदोलन कहा जाता था। तो हम जैसे छात्र जो जागरूक थे या जिनके मन में कुछ समाज के लिए थी, अंकुरण था, तो मैं वहाँ समाज सेवा, उसके बाद मैं मुंबई आ गया। MBBS करने के बाद यहाँ क्लिनिक मैंने खोली
दहीसर में, और उस क्लिनिक का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री श्री चंद्रकांत त्रिपाठी ने किया था। मैं बताऊं आपको कि समाज सेवा कैसे शुरुआत। मेरी क्लिनिक ऐसी जगह पे मुंबई में थी जहाँ पूरा का पूरा स्लम था, झोपड़पट्टी और चाल थी। और क्योंकि मैं डॉक्टर था, वहाँ का एक रिस्पेक्टेड आदमी था, तो जो भी फंक्शन होता था लोगों के यहाँ तो मुझे बुलाते थे लोग कि डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आइए, 2 मिनट के लिए आइए। तो मैं वहाँ जाता था, तो वहाँ चाल में आमने सामने चाल होती थी, वहाँ बैठने की जगह नहीं रहती थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ एक गरीब लोग अपने बच्चों की शादी विवाह या उनका कोई भी कार्यक्रम हो वो वहाँ अच्छे ढंग से कर सकें। और उसी समय मेरे मन में विचार आया कि किसी संस्था की स्थापना की जाए ताकि उस संस्था के माध्यम से आगे बढ़ने का उपक्रम किया जाए। उसी समय भारतीय सद्विचार मंच की स्थापना मेरे मन में थी और मैं भारतीय सद्विचार मंच की स्थापना मैंने की। भारतीय सद्विचार मंच की स्थापना के पहले मैं उत्तर भारतीय संघ मुंबई से जुड़ा हुआ था। जो संस्थापक उत्तर भारतीय संघ के हैं, बहुत लोगों को जानकारी होगी, बहुत लोगों को नहीं जानकारी। पंडित बांकीराम तिवारी एक युग पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी और पूरे मुंबई के लोग जुड़े हुए थे उत्तर भारतीय संघ से। मेरा जुड़ाव हुआ तिवारी जी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी, मैंने सुना। आज तक मैंने अपने जीवन में इतना साधु प्रकृति का कोई समाज सेवी मैंने देखा नहीं है जितना बांकीराम तिवारी जी थे, और मैं उनके पद चिन्हों पे चलने लगा। लेकिन उत्तर भारतीय संघ चूँकि पहले दादर में इसका कार्यालय हुआ करता था, सेनापत बापट मार्ग पर, वहाँ जाना मुश्किल था। उसके बाद जब ये संस्था बांद्रा में आई, श्री आर्यन सिंह जो आजकल ये अमलसी हैं, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में उत्तर भारतीय भवन बनने लगा। तो मुझे लगा कि हम लोग उत्तर भारतीय जो सक्षम लोग हैं वही उत्तर भारतीय पहुंच सकते हैं या संघ पहुंच सकते हैं, सभागृह पहुंच सकते हैं। क्योंकि बड़ा सेटअप है तो थोड़ा गरीबों के लिए महंगा भी होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जहां मैं रहता हूं और जहां आप रहते हैं उसके अगल बगल अगर आपकी सेवा है तो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी समाज सेवा कहलाएगी। बाहर मैं कितना कुछ कर दूं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जहां मैं रहता हूं वहां के लिए अगर कुछ न कर पाऊं तो फिर वो समाज सेवा मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं भारतीय सद्विचार मंच की स्थापना किया, धीरे धीरे मैं बढ़ा और फिर भारतीय सद्विचार मंच समाज कल्याण केंद्र मुझे जगह मिली और जगह का पूरा पेमेंट किया हमने, इसका जगह का रजिस्ट्रेशन कराया। इस जगह को लेने में सुप्रसिद्ध बिल्डर और समाज सेवी श्री हीरामण पांडे जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरी कमेटी के लोगों ने सहयोग किया। दहीसर में हाईवे के ठीक बगल में मुझे एक प्लाट मिल गया और यहाँ मैं भारतीय सद्विचार मंच समाज कल्याण केंद्र की नींव रखा। शुरू में जब श्री गोपाल शेट्टी जी बोरीवली के अमले हुआ करते थे, उन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, और मैं एक कांग्रेसी था तो उन्होंने यहाँ के लिए फंड दिया जिससे थोड़ा सा काम आसान हो गया। गोपाल शेट्टी जी से लोगों ने कहा उनकी मीटिंग में कि आप आमदार फंड दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जिसका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है। तो बोले कि कांग्रेसी है ना वो, सबसे पहले उसी को फंड दो, क्योंकि उनका हृदय विशाल है। तो उन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद जब संजय निरुपम जी यहाँ के खासदार हुए नॉर्थ मुंबई के, तो उनका फंड मिला। और मैं श्री राजेंद्र प्रसाद चौबे जी जो नगर सेवक थे, दिवंगत हो गए हैं, बहुत ही संस्था से सक्रियता से जुड़े हुए हैं, उनका बड़ा योगदान था, उन्होंने यहाँ फंड दिया। हमारे सहयोगियों ने बहुत फंड दिया, पूरे समाज से हमने फंड इकट्ठा किया। जहाँ जहाँ मैं गया कोई ना नहीं बोला, क्योंकि अच्छा काम अगर करने के लिए आप निकलते हैं बाहर तो अच्छे काम में समाज साथ देता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो भारतीय सद्विचार मंच समाज कल्याण केंद्र की स्थापना हुई। मुझे संतोष इस बात का है कि जो गरीब बेचारे कहीं दूसरी जगह सभागृह लेकर के अपना कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हैं, वो बेचारे बहुत ही नॉमिनल चैरिटेबल बेसिस पे यहाँ कुछ पैसा दे करके अपना कार्यक्रम करते हैं और अक्सर यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। विशेष तौर पर गरीबों की शादी विवाह ये सब कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में
जो भी संघर्ष रहा हो, जैसा भी संघर्ष रहा हो, उसकी परिणत अगर भारतीय सद्विचार मंच समाज कल्याण केंद्र के रूप में हुई है तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। जी सर, राधेश्याम जी, आपने बताया कि आप राजनीति में भी सक्रिय हुआ थे, जेपी आंदोलन में आप जुड़े थे। उसके बाद 1985 में आप मुंबई यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको टिकट भी मिला था। लेकिन आपने राजनीति में अपना करियर बनाने की वजह समाज सेविका में क्यों जुड़ गया? आपके पास ऑप्शन था कि मैं राजनीति में फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर सकता था, राजनीति अपनी पारी अपनी लंबी कर सकता था, लेकिन एक आधा आपने राजनीति को एक गुड बाय टाटा अलविदा कह दिया। उसके बाद आप समाज सेविका की तरफ जुड़ गए। ये पहले से था कि ऐसा कुछ आपके साथ घटना हुई जिसकी वजह से आपको राजनीति छोड़नी पड़ी? बीजारोपण तो मेरे मेडिकल कॉलेज के छात्र जीवन से ही हो गया था। जब मैं मुंबई में आया तो यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थीं और कुछ मुझे मित्र ऐसे मुंबई में मिल गए जो मुझे राजनीति की तरफ आकर्षित किए, और चूँकि पहले से ही मेरी मानसिकता उस तरफ थी कि हाँ, राजनीति मुझे अच्छा लगता था कि राजनीति के माध्यम से कुछ आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होगा। तो मैं बम्बई का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बल्कि बोरीवली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जी। और उस समय श्री DN चौलकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, जो बाद में मालाड विधानसभा के आमदार भी हुए जी। और बहुत से मित्र सब जो है, चंद्रशेखर प्रभु जी बाद में आए। और आप जानते हैं चंद्रशेखर प्रभु जी का एक बड़ा नाम है और सिटी प्लानर के रूप में उनको लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे टिकट दिया यूथ कांग्रेस के कोटे से, और 85 में मैं कारपोरेशन का कांग्रेस पार्टी के टिकट से दहीसर से, तब वार्ड क्रमांक 128 हुआ करता था, तो वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश शिवसेना का उस समय एक बाला साहब का नारा हुआ करता था, जागा हो मुंबई जागा हो। और उस समय जो है शिवसेना उसी समय से बाला साहब के आह्वान पे जितना भी एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया वोट का, मराठी वोटर्स और ये सब एक तरफ, और उत्तर भारतीय, चूँकि अप्रैल में हुआ था इलेक्शन मुझे याद है जी। तो उत्तर भारतीय, चूँकि अब ज़्यादातर हम लोगों की घुसपैठ उत्तर भारतीय समाज में ही थी, उत्तर भारतीय सब शादी विवाह के सिलसिले में उसी संदर्भ में सब गांव चले गए और मैं यहाँ 1000 वोट से हार गया। उसके बाद हारने के बाद परिवार में भी मेरे पिताजी और सब परिवार में उन लोगों की तरफ से पिताजी कहा करते थे कि लड़के को लाखों रुपया खर्च करके MBBS मैंने कराया और बेटा न जाने राजनीति के कीचड़ में जा कर के फंसा। और हमारे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे पंडित मोतीराम मिश्रा जी, तब यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे बम्बई के, और हमारे रिश्ते में पढ़ते थे। उन्होंने पिताजी से कहा था कि मामा कहते थे वो कि मुझे डॉक्टर को दे दो, मुझे इन्हें राजनीति में लाना है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं। तो मैं राजनीति में आ गया। इलेक्शन हारने के बाद मेरे मन में लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, गरीबों की सेवा मुझे करनी चाहिए। मैं कहाँ राजनीति के पचड़े में आ गया, और मुझे इलेक्शन के दौरान ऐसे अनुभव हुए कि थोड़ा मेरा मन बहुत खिन्न हो गया, और परिवार वालों का भी थोड़ा सा मुझे कोप भाजन पन्ना पर पिताजी भी नाराज़ रहे, और मैं राजनीति को छोड़ करके भारतीय सद्विचार मंच का, जैसे मैंने कहा जी, ये नींव डाली और भारतीय सद्विचार मंच अस्तित्व में आया। उत्तर भारतीय संघ से मैं जुड़ा ही हुआ था, वहाँ का इस समय उपाध्यक्ष हूँ। जैसा मैंने बताया आर्यन सिंह जी अध्यक्ष हैं, वहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। और भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जिस श्री राम सत्संग समिति का मैं प्रवक्ता हूँ। कल्याण में, महाराष्ट्र में सबसे पहले उत्तर भारतीय भवन बनने का सपना साकार हो रहा था। वहाँ के मित्रों ने भी मुझे प्रभावित किया। मैं वहाँ भी मेंबर हूँ, आजीवन सदस्य हूँ। हालांकि वहाँ कुछ विवाद के चलते उत्तर भारतीय भवन की गतिविधियाँ सारी ठप पड़ गई हैं, और बहुत सी सारी संस्थाएं हैं। नैसर्गिक विकलांग सेवा संघ है जिसका मैं पैटर्न हूँ। राघवेंद्र सेवा मंच जो नाला सुपारा की संस्था है, सुरेंद्र मिश्रा जी उसके अध्यक्ष हैं, और 2500 साल से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका एक ही नारा हुआ करता था कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बने जी। तो मैं उनके साथ, मुझे अच्छा लगता था। मैं आज भी उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार का मुंबई में 100 साल का इतिहास है। मेरे बाबा पंडित दूधनाथ तिवारी जवानी के दिनों में यहाँ आए थे जी। और रेलवे वर्कशॉप में उन्होंने सर्विस पकड़ी, जिसको पहले उस ज़माने में ताड़बाड़ी कहा जाता था। और रिटायर होने के बाद उन्होंने जो भी पैसा उनको मिला, उन्होंने डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया।
और ये बिजनेस शुरू हुआ एल्फिस्टन रोड के बगल से। उस समय आप समझ सकते हैं कि एल्फिस्टन रोड के बगल में तबेले हुआ करते थे। जी। उसके बाद वो तबेला दहीसर आया, फिर तबेला दहीसर शिफ्ट हो करके और अंधेरी में शिफ्ट हुआ, अंधेरी पूर्व में। जी। पंडित अवध नारायण तिवारी जी मेरे पिताजी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया और जितना भी हो सकता था परिवार की सेवा, समाज की सेवा उन्होंने किया। और उनके मुझे गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने 2002 में मेरे पिताजी के स्मृति में पंडित अवध नारायण तिवारी मार्ग का नामकरण किया। और वही रोड जो मोंगरा जाती है, मोंगरा रोड का नाम परिवर्तित करती है, पंडित अवध नारायण तिवारी मार्ग हुआ। उस समय नगर सेवक राजेश शर्मा जी हुआ करते थे। जी। राजेश शर्मा जी का बहुत बहुत साधुवाद, बड़ी कृपा रही हमारे परिवार के ऊपर। इतना बड़ा उन्होंने इतना निर्णय ले करके कॉरपोरेशन में संघर्ष करके नाम डाल करके पिताजी के नाम से रोड का नामकरण किया। मेरे परिवार की वो रोड एक तरह से पहचान बन गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अच्छा, राजेश साहब जी, आपने बताया कि आपके दादाजी बॉम्बे आया करते हैं, यानी बहुत पुराना इतिहास रहा है आपका बॉम्बे से। लेकिन जब परिवार से ही, भले परिवार का बॉम्बे में हो, लेकिन बॉम्बे जब कोई आता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तब जब आप बॉम्बे आए थे तब दशक कुछ पुरानी थी, फिल्में ब्लैक एंड वाइट में चला करती थी। आज रंगीन का ज़माना है, 2021 में हम चल रहे हैं। क्या कुछ उस समय बॉम्बे में हुआ करता था और आज के मुंबई में कितनी फ़र्क है? और कोई एक ऐसी घटना बताइए, कहानी बताइए जिसने अभी तक आपका साथ नहीं पाया, जब आपके साथ वो आपके स्ट्रगल के दौरान आपको मिला था। आपने आपकी चूँकि डेयरी भी थी लेकिन आपने क्लिनिक खोला, और तो उस समय कितनी चुनौतियाँ थी। और कोई एक ऐसा शख्स के बारे में जो दोस्त हो जिसकी यादें अभी भी आपको हो और जिसे आप कभी भुला ना पाएंगे? बहुत सारे मित्र हैं। जब मुंबई में मैंने शुरुआत किया तो चुनौतियों का हाल मत पूछिए, क्योंकि आज के युग में और उस युग में बिल्कुल बहुत फ़र्क था। और मेरे पहले भी बहुत, उस समय आप समझ लीजिए कैसे लोग मुंबई आते थे, कैसे सरवाइव करते थे। 2 पैसा कमाते थे, 1 पैसा गांव भेजने की उनको चिंता रहती थी। ऐसे परिस्थितियों में यहाँ मेरा बिजनेस शुरू हुआ और पिताजी ने बहुत मेहनत किया। पिताजी के साथ उनके बड़े भाई साहब पंडित चंद्रिका प्रसाद जी थे और पंडित भगवान प्रसाद तिवारी जी गांव में मेहनत करते थे। चुनौतियों का ये समझ लीजिए कि मेहनत ही मेहनत थी। बिना संघर्ष के मुंबई में कोई आगे बढ़ नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक मुंबई के साथ आप जागेंगे नहीं, जब तक मुंबई के साथ आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, जब तक मुंबई को आप समझेंगे नहीं, जब तक मुंबई को अपने अंदर आप समाहित नहीं करेंगे, तब तक मुंबईकर आप नहीं हो सकते। और जब तक मुंबईकर आप नहीं होंगे तब तक मुंबई में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरे परिवार ने मेरे लिए थोड़ी सी सुविधा ये थी कि पिताजी आर्थिक रूप से सक्षम थे, तो मुझे उतना बहुत संघर्ष करना नहीं पड़ा यहाँ। मेरी क्लिनिक खुल गई, मेरा सब साधन था, मेरा घर था, सब कुछ था। संघर्ष की परिभाषा तो बहुत लंबी है। समाज सेवा में जितना मैंने संघर्ष किया, राजनीति में जितना संघर्ष किया, निजी जीवन में मुझे उतना संघर्ष करना नहीं पड़ा, क्योंकि पिताजी सक्षम थे। और उस समय का समाज, लोग उस समय न मोबाइल हुआ करता था, ना सोशल मीडिया हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ करता था। अगर कोई एक पत्र आता था, पिताजी गांव जाते थे, पत्र ले आते थे, 2-4 पत्र रहता था, तो पिताजी जा कर के जहाँ जहाँ अपने गांव के लोग रहते थे, अपने क्षेत्र के लोग रहते थे, पत्र बांटते थे। और जो सामान वहाँ से ले आते थे, कभी गुड़ लाते थे, कभी कुछ भी जो वहाँ के लोग देते थे कि भैया हमारे जा कर के मुंबई में आप दे दीजिएगा, वो सब पहुँचाना, वो सब मैंने देखा है। और मैंने देखा जब मैं कॉलेज के दिनों से मैं आता था, पंडित रमेश दुबे उस समय नगर सेवक हुआ करते थे अंधेरी में, तो उनका बड़ा जज्बा था। आज भी भगवान की कृपा से उनका जज्बा, बाद में मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, और बाद में मिर्ज़ापुर भदोही के वो सांसद भी बने। तो उनका आना जाना था, तो मैं उनको देखता था, मुझे लगता था कि ऐसा मैं भी कभी बन पाऊँगा क्या। तो जब अभी आज तक मैं उनके संपर्क में हूँ, उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है। पंडित रामनाथ पांडे जी यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, बड़े सौम्य व्यक्तित्व के, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था, उनसे भी आशीर्वाद मुझे मिला। चंद्रकांत जी से आशीर्वाद मिला। बाद में कृपा शंकर सिंह जी से मैं जुड़ा, कृपा शंकर सिंह जी से बहुत सारी बातें सीखी। आर्यन सिंह जी से जुड़ा। और एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, उत्तर दर्शन के संपादक श्री हरदत्त सिंह जी,
उनका बड़ा स्नेह रहता था। दिवंगत हो गए, मैं उन्हें याद करता हूँ। हिंदी भाषी समाज में जो बौद्धिकता का मानदंड है, डॉक्टर राम जी तिवारी जो हिंदी विभाग के हेड हुआ करते थे मुंबई विद्यापीठ में, मुंबई विश्वविद्यालय में, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, श्री इंद्रमणि दुबे जी हैं, डॉक्टर हृदय नारायण मिश्रा जी हैं, डॉक्टर R.K. चौबे जी हैं दहीसर के। इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि संघर्ष के दिनों में, तथाकथित संघर्ष मेरा दूसरी दिशा का संघर्ष था, सामाजिक सेवा का संघर्ष था, राजनीति का संघर्ष था। उसमें मुझे बड़ा इन लोगों ने साथ दिया और मैं उनको सम्मान प्रकट करता हूँ। भगवान की कृपा से वो सब चुस्त दुरुस्त है, अच्छे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। राधेश्याम जी, आप चूँकि राजनीति में भी रहे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री को आते जाते देखा है, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो अभी भी आपको याद हो, अच्छा लग रहा हो उसके कामकाज को लेकर? क्योंकि आपकी जन्म जो है 1948 से, जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद से आपने अभी तक की दुनिया, भारत हिंदुस्तान को बदलते भारत को देखा है। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी अच्छा लगा या देश के बारे में काम कर रहा हो, क्या देश में इस समय आ गया है जब कोई बदलाव आने की आवश्यकता है, या मौजूदा जो सरकार चल रही है उसमें कोई अच्छाई है, या पुराने सरकार में किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। हम लोगों की जो राजनीति में एंट्री हुई इंदिरा जी के समय में हुई। जी जी। इंदिरा जी को जब भी मैं देखता था तो लगता था कि कोई आयरन लेडी है, बिल्कुल, जो बोलती थी, कहती थी। शिवाजी पार्क में जब रैली होती थी, इतना हुजूम होता था, इतने अच्छे ढंग से वो कुछ बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था कि यह आदरणीय महिला भारत का नक्शा बदल देंगी। और रियली उन्होंने नक्शा तो बदला ही। उनकी ही नेतृत्व में बांग्लादेश, आप जानते हैं, एकदम आज़ाद हुआ, सिक्किम का विलय हुआ। तो ऐसी महिला, और कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैंने देखा नहीं था, इंदिरा जी को देखा। एक बार एयरपोर्ट पे उतरी हो, और हम लोगों को, यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था कि इंदिरा जी का स्वागत एयरपोर्ट पे सब लोग आकर के करें। मेरा सौभाग्य था, उस समय सिक्योरिटी का इतना माया जाल नहीं हुआ करता था कि बहुत दूर लोगों को हम लोग ऐसे चल रहे थे। और मुझे याद है कि इंदिरा जी को जो नेताओं ने माला पहनाया था, एक माला उन्होंने मेरे तरफ ऐसा फेंका, और संयोग से वो माला मेरे पास आ गया। आज तक उसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। कितनी बड़ी नेता का, न जाने क्या हो सकता है, मुझे संकेत करके उन्होंने न भी फेंका हो, लेकिन मेरे पास आ गया। एक तो याद में कभी उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। और दूसरा, तिरुपति में एक यूथ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें राजीव जी तब उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। मेरा नाम, चूँकि मैं थोड़ा बोलता था, अच्छा था, तो यूथ कांग्रेस की लीडरशिप ने मेरा नाम प्रपोज किया कि मुंबई से अगर कोई वक्ता होगा तो डॉक्टर राधेश्याम तिवारी होंगे। तो तिरुपति अधिवेशन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनसे भी मुलाकात मेरी हुई। प्रणाम मैंने किया, प्रणाम सर। बोले कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मैं रहने वाला हूँ मुंबई का, महाराष्ट्र का। बोले ना, तुम महाराष्ट्र के तो नहीं लगते हो। तो हमने कहा आपने पकड़ लिया, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुंबई में रहता हूँ। तो ऐसी ऐसी यादें हैं। राजीव जी की जब हत्या हुई तो मैं अपने जीवन में मैं बहुत रोया, न जाने क्यों। इतना दिल से मैं उनको मानता था, इतनी सुगढ़, इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, और हम लोग दिल से जुड़े हुए थे। राजीव गांधी जैसा सम्मान मेरे मन में आज तक किसी भी नेता के प्रति नहीं आया, लेकिन उनका दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। आप पूछ रहे हैं उस समय की परिस्थिति, इस समय की परिस्थिति। देखिए, जब कोई इमारत खड़ी होने लगती है तो उसकी जो नींव होती है, तो उस नींव को खोदने में, नींव को ढकने में, नींव को ऊपर ले आने में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो कांग्रेस के जितने भी लीडर रहे, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, इस देश की नींव को मजबूत करके यहाँ तक ले आए हैं। आज की जो लीडरशिप है, आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उस नींव को मजबूत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसके ऊपर और अच्छी इमारत बना रहे हैं। इनको भी साधुवाद। और जो दिवंगत हो गए सब नेता, जिन्होंने नींव रखा, जिन्होंने नींव पुख्ता किया, उनको भी साधुवाद। सबके प्रति मेरा आदरांजलि। नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी सादर उनको प्रणाम है। मैं इस समय किसी पार्टी में नहीं हूँ। जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, समाज के लिए, भारत को आगे ले जाएगा, मैं उसका प्रशंसक हूँ। एक कुछ कदम ऐसा उठाए हैं नरेंद्र मोदी जी जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कुछ कदम शास्त्री जी ने उठाए थे जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।
और मैं बताऊं, भारत निर्माण की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई थी। अभी बोलने लगूंगा तो उनके बारे में मैं घंटों बोल सकता हूं, क्या क्या उपलब्धि रही, कैसा, माने कोई जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिस क्षेत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पुख्ता नहीं किया। भारत निर्माण में वो भारत के सचमुच निर्माता रहे। सबके प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूँ, सबके प्रति मेरे मन में आदर है। और देश मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी नेता, देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। भले ठीक है, सत्ता में जो रहते हैं उनके ऊपर आरोप लगे कि सब जा रहे हैं देश के हितों के खिलाफ, या विपक्ष में जो रहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोग देश विरोधी हैं। भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, कोई भी देश विरोधी नहीं है। परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की होती हैं, भले वो लगे कैसा देश विरोध हो रहा है, लेकिन देश विरोध नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी को मैं याद कर रहा हूँ, और समाज के शिखर पुरुष के रूप में उनकी गणना होती थी। मैं उनके संपर्क में आया तो सामाजिक सेवा में, राजनीति में सादगी से कैसे रहा जा सकता है। और वो कवि भी थे, उनका पूरा व्यक्तित्व कवि जैसा लगता था, लेकिन राजनीति में थे। यही भारतीय सद्विचार मंच मुंबई में एकमात्र ऐसी संस्था है कि उनके जीवन काल में उनके नाम से पुरस्कार देने का हमने निर्णय लिया, और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के पास हमने पत्र रखा कि सर, भारतीय सद्विचार मंच आपको आपके सम्मान में एक सम्मान शुरू करना चाहती है, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार। तो उन्होंने जो मेरा लेटर था उसी पे उन्होंने लिख दिया, मुझे सब कुछ है स्वीकार, तुम्हें यदि कुछ न कहे संसार। मैं चला आया और 99 में 1999 में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार की स्थापना हुई, और तब से आज तक प्रत्येक वर्ष 20 महानुभावों को मुंबई शहर में ये पुरस्कार हमने दिया है। लिस्ट लंबी है। पंडित रामजस उपाध्याय जी को, कृपा शंकर सिंह जी को, आर्यन सिंह जी को, डॉक्टर रामजी तिवारी जी को, हरदत्त सिंह जी को, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी को, लल्लन तिवारी जी को, अश्वनी कुमार मिश्रा जी को, हृदय मयंक जी को, ऐसे नाम बहुत हैं जिनको हमने सम्मानित किया यहाँ। और इस वर्ष कोविड की वजह से ये सम्मान समारोह नहीं हो पा रहा है। अब इसको 2021 में 2020 का सम्मान समारोह और 2021 का एक साथ करेंगे। और चूँकि परिवार वालों की इच्छा थी, मेरे भाइयों ने मेरे नाम से डॉक्टर आर.ए. तिवारी, डॉक्टर राधेश्याम और नारायण तिवारी फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया है, और मैं अपने पिताजी पंडित अवध नारायण तिवारी जी के नाम से, अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सीता देवी तिवारी जी के नाम से जीवन गौरव सम्मान देता हूँ। वो भी मेरे परिवार की बड़ी इच्छा थी, उसको जो है उसमें मैं योगदान करता हूँ। तो राधेश्याम जी, जाते थे एक आखिरी सवाल कि आज के जो युवा हैं वो संघर्षों से काफ़ी पीछे हट जाते हैं, संघर्ष करना नहीं चाहते और सफलता बहुत कम समय में ही हासिल करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता मिलती नहीं है। असल में सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। संघर्ष करने ही नहीं दे रही है सोशल मीडिया ना। अगर कोई एक कार्यक्रम में कोई एक कार्यकर्ता नौजवान शामिल हो गया और वो फेसबुक पे डाल दिया और उसको इतनी लाइकिंग मिल गई, उसको इतना कमेंट मिल गया, उसको लगता है कि एक कार्यक्रम में आने पे इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो संघर्ष करने से क्या फ़ायदा है। इसी मुगालते में लोग हैं, इसी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आज का नौजवान जो है सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, ज़्यादा उसकी शिक्षा है, लेकिन संघर्ष करने की मादा कहीं न कहीं आज के नौजवानों में, ख़ासतौर पर सामाजिक सेवा में बता रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा जुड़ाव ज़्यादा है अभी इन दिनों। तो लोग आ करके और इस तरह से अगर जब तक उनकी नींव पुख्ता नहीं होगी, जब तक वो कुछ करेंगे नहीं, समाज को समझना, समाज की परेशानियों को समझना, मूलभूत समस्याओं को समझना, समाज क्या है, कहाँ से समाज चला, कैसे समाज चला, यहाँ तक कैसे समाज पहुँचा, किस रूप में पहुँचा, कितने संघर्षों के बाद पहुँचा, जब तक ये स्टडी आज के युवा नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने में उनको
उनको हो सकता है तत्काल उनको फ़ायदा मिल जाए, उनका नाम हो जाए, उनको लोग जानने लगे, लेकिन क्या यही सफिशिएंट है लोगों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बिना समाज के साथ चले और बिना श्रम किए आपको सफलता नहीं मिल सकती, यही बात राधेश्याम तिवारी जी ने कहा, जो कि वो भी खुद बिना संघर्ष किए ही आज इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे। जाहिर सी बात है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप सफलता की सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।